हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल संबंधी लेखे के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा व्यापार होता है, ठीक है, तो वो हमारा उधार और नकद दोनों ही होता है। नकद के केस में तो सिंपल सा कैश दे करके हम क्या करते हैं, अपना सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन जब हम उधार में सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमें पैसा वापस देना होता है या लेना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी जो है एक तरीके से स्रोत होते हैं, जिनके जरिए कि हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर जो उधार सौदे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ व्यापारी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने किसी को माल उधार बेचा है, तो उसके बदले में वो एक क्या करते हैं, मौखिक या लिखित उनसे एक आश्वासन के तौर पे ले लेते हैं कि हमें क्या होगा कि ये पैसा हमें ज़रूर से वापस मिलेगा, ठीक है, हमारे माल का पैसा हमें ज़रूर वापस मिलेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, मौखिक रूप से या लिखित रूप से एक आश्वासन प्रपत्र ले लेते हैं। तो उसी में से जो आश्वासन प्रपत्र होते हैं, उसमें हमारे 3 रूप हो सकते हैं मेनली, जैसा कि होता है विनिमय विपत्र, दूसरा होता है हुंडी और तीसरा होता है प्रतिज्ञा पत्र। तो आज हम बात करेंगे विनिमय विपत्र यानी कि बिल, जिसको विनिमय विपत्र को ही हम बिल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विनिमय विपत्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनिमय विपत्र की जो परिभाषा है वो विनिमय साधी पत्र अधिनियम 1881 की धारा 5 में दी हुई है। इसके अनुसार क्या है कि विनिमय विपत्र इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित और शर्त रहित आदेश वाला प्रपत्र है, जिसमें इसका लेखक या आज्ञा किसी अन्य व्यक्ति को देता है कि एक निश्चित धन या तो एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या प्रपत्र के धारक यानी कि बेरर को भुगतान करें। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिमय विपत्र होता है वो जो माल बेचने वाला होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो जब माल बेचने वाला लिखता है तो विनिमय विपत्र में वो ये लिखता है कि हमें इसमें लिखी गई एक निश्चित धनराशि जो है वो किसी एक निश्चित तिथि पर या फिर किसी एक निश्चित अवधि के बाद या फिर मांग पर जो भी उस प्रपत्र को लिया हो, यानी कि धारक को, या फिर अगर जो उधार लेने वाला व्यक्ति अगर वो किसी को बताता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने उधार लिया और हम बता रहे कि हमारा पैसा कोई और इंसान देगा, तो उसके पास जा करके वो पैसा लिया जा सकता है। यानी कि विपत्र में ये लिखा होगा कि वो पैसा देगा कौन, तो जिसका नाम उस पत्र में लिखा होगा, प्रपत्र में, वही उसी व्यक्ति के द्वारा उसका प्रपत्र का क्या होगा, भुगतान किया जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, उधार सौदा करने का एक साधन हो गया, जिसमें कि हमारा ये एक लिखित आश्वासन ये एक तरीके से दिया जाता है उसको, मतलब विक्रेता को, कि आपका पैसा आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन और ये जो विनिमय पत्र होता है ये शर्त रहित होता है, यानी कि इसमें कोई शर्त नहीं होता। लेकिन अगर जो मतलब कि जो आपका देनदार है, यानी कि जिसको पैसा आपको वापस लौटाना है, अगर वो चाहे तो वो इसमें कुछ ना कुछ शर्त लगा सकता है। अगर शर्त के बिना स्वीकृति मिल रही है, स्वीकृति का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं विक्रेता हूँ और कोई और है, आप मान लीजिए कि आप क्रेता हैं। अगर मैंने एक विनिमय पत्र तैयार कर दिया, ठीक है, उसमें हमने लिख दिया कि ये अमाउंट हमें इस टाइम पर चाहिए, तो जब तक आप इस पर स्वीकृति नहीं देंगे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पर आप साइन नहीं करेंगे, तब तक इस विनिमय पत्र की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसी को हम क्या करते हैं, स्वीकृति देना। तो अगर शर्त के बिना आपने स्वीकृति दे दी तो इसको हम क्या करते हैं, सामान्य स्वीकृति। और अगर आपने कोई शर्त लगाया है इस स्वीकृति के लिए तो उसको हम कहते हैं मर्यादित स्वीकृति। और जो विनिमय पत्र का लेखक जो होता है वो क्या होता है, लेनदार होता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि विनिमय पत्र का लेखक क्या होता है, लेनदार होता है। तो जो लेनदार होता है वही विनिमय पत्र लिखता है, यानी कि हमेशा विनिमय पत्र वही लिखेगा जिसको वापस पैसा लेना होता है, ना कि देना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे विनिमय पत्र होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं मेनली। सबसे पहला मांग पर भुगतान किए जाने वाले और या फिर दर्शनी विनिमय पत्र, और दूसरा जो होता है वो होता है एक निर्धारित अवधि के बीतने पर भुगतान किए जाने वाले विनिमय पत्र। इन दोनों का मेन मतलब क्या हुआ, पहला मांग पर, यानी कि जब वो प्रपत्र जो विक्रेता है वो क्रेता को दिखा दे, या फिर जो भी उसका पेमेंट करने वाला उसे दिखा दे, तो उसी टाइम उसे उसका पेमेंट क्या होगा, तुरंत मिल जाना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि एक निर्धारित, मतलब कि प्रपत्र में लिखा होगा कि जैसे 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे, तो जो डेट उसमें प्रपत्र में लिखी हुई उस डेट पर जब आप उस विनिमय पत्र को ले जाएंगे तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये इन दोनों का क्या है, अंतर। सबसे मेन जो आता है वो आता है हमारा विनिमय पत्र के पक्ष का, यानी कि विनिमय पत्र में कितने लोग शामिल होते हैं या हो सकते हैं। तो इसमें मेनली 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आहर्ता यानी कि ड्रावर। आहर्ता यानी कि ड्रावर जो होता है वो माल को बेचने वाला होता है, आप ये कह लीजिए, या फिर उसको आप लेनदार कह सकते हैं, ठीक है। तो जो माल बेच रहा है या फिर जो विनिमय विपत्र लिख रहा है या फिर जो हमारा लेनदार है उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र की भाषा में आहर्ता यानी कि ड्रावर कहते हैं। दूसरा होता है आहरी यानी कि ड्रावी, यानी कि जो माल खरीद रहा है या फिर जिसको अपना उधार पैसा वापस लौटाना है या फिर जो देनदार है वो हमारा क्या कहलाता है, आहरी। और तीसरा आदाता या प्राप्तकर्ता। तो आदाता या प्राप्तकर्ता वो होता है जो विपत्र का पैसा है, जिससे वो पैसा मिलता है, वो आदाता या प्राप्तकर्ता कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो आहर्ता होता है
वही व्यक्ति आहर्ता ही अदाता या प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, या फिर अदाता या प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा कब होगा? जैसे कि मान लीजिए हमने विपत्र लिखा, ठीक है, आप पर हमने विनिमय विपत्र लिख दिया और हमने बोला कि इसका जो पेमेंट है आप हमें ना करके हमारे जो दोस्त है आप उनको कर दीजिएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? आहर्ता यानी कि ड्रावर तो हम हो गए, लेकिन अदाता या प्राप्तकर्ता कौन हुआ? मेरा दोस्त हो गया। और अगर इसी जगह अगर हम बोलते कि इसका ये विनिमय पत्र हम लिख रहे हैं और इसका पेमेंट भी हमें ही मिलना चाहिए, तो आहर्ता और प्राप्तकर्ता ये दोनों जो है वो एक ही व्यक्ति होता, ठीक है। और दूसरा क्या है? जैसे आहरी और जो देने वाला होता है, जो आहरी होता है वही पैसा देता है, ठीक है। जो आहरी होता है उसे ही क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है। कभी कभी सिर्फ बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आहरी यानी कि जो जिसने माल खरीदा है उसकी जगह पे कोई उसका जो संबंधित व्यक्ति है वो पेमेंट करे, तो उस जगह पे जो पैसा देने वाला व्यक्ति होता है वो कोई और हो जाता है। लेकिन ऐसे मेनली देखा जाए तो इसके 3 ही पक्षकार होते हैं और बहुत ऐसा कुछ कंडीशन आता है जहाँ पे आहर्ता और अदाता जो होते हैं वो दोनों अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन मेनली आहर्ता और अदाता यानी कि प्राप्तकर्ता जो होते हैं वो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। अब सब नेक्स्ट है विनिमय पत्र पर स्टाम्प। तो स्टाम्प की अगर बात करें तो विनिमय पत्र पर जो होता है अगर मांग पर भुगतान वाला विनिमय पत्र तो उस पर जो होता है वो स्टाम्प नहीं होता है मांग पर भुगतान में। अगर अवधि वाला है तो इसमें जो राशि होती है विनिमय पत्र की उसके हिसाब से स्टाम्प लगाया जाता है। अब बात करते हैं विनिमय पत्र की अवधि एवं देय अवधि की। अगर हम विनिमय पत्र की अवधि एवं देय अवधि की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है वो आती है अनुग्रह दिन या फिर डेज ऑफ ग्रेस, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? रियायती दिन। तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं अवधि और देय अवधि के बारे में। और इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा अनुग्रह दिन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने विनिमय पत्र लिखा और विनिमय पत्र जब हमने लिखा तो हमने कहा कि आज 1 अप्रैल है और आज से 3 महीने बाद क्या होना चाहिए? हमारे विपत्र का भुगतान हो जाना चाहिए। तो आज से 3 महीने बाद क्या आएगा? वो आएगी 1 जुलाई, ठीक है। तो ये अवधि के हिसाब से हमारा 1 जुलाई यानी कि 3 महीने की जो अवधि है वो 1 जुलाई आई उस हिसाब से। लेकिन जो देय अवधि होती है, देय अवधि मतलब हमें एक्चुअली पेमेंट कब मिलना चाहिए। तो जो विनिमय पत्र होता है इसमें हमें क्या होता है कि जो हमारी अवधि होती है इसमें हमेशा हमें 3 दिन बढ़ के मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को आपका पेमेंट करने का जो डे है, जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो रहा है, तो आपको उस 1 तारीख में 3 दिन और जोड़िए। जैसे 1 जुलाई की जगह पे 3 दिन अगर हम उसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 जुलाई हो गया। तो वो जो 3 दिन हम और जोड़ रहे हैं उसे ही हम कहते हैं अनुग्रह दिन, रियायती दिन या फिर डे ऑफ ग्रेस। तो इसी को हम बोलते हैं देय अवधि। कि टोटल आपकी देय अवधि कितनी हुई? 3 महीने प्लस 3 दिन, ठीक है। आपकी बिल पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा रहेगा कि इसमें हमें 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ना है। आपकी बिल जो विनिमय पत्र उस पर सिर्फ और सिर्फ यही लिखा रहेगा कि हमें ये राशि 3 महीने बाद भुगतान होनी है। तो वो जो है वो ड्रावर और ड्रावी के मतलब वो उनकी समझ में रहता है ये बात कि उन्हें ये 3 दिन बाद ही मिलेगा ये पैसा। तो वो अपने से ही क्या करते हैं कि जो तिथि आती है अवधि आती है देने की, उसमें वो अपने से ही 3 दिन जोड़ देते हैं। अब उसमें अगर ड्रावी का मन है तो वो पहले भी भुगतान कर सकता है या फिर 3 दिन पूरे होने पर भी भुगतान कर सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।